अब जो सेकेंड टाइप जो फेल्योर क्राइटेरिया है स्क्रू का, वो हमारा क्या है? वियर क्राइटेरिया। ठीक है। दूसरा जो हमारा स्क्रू जो है वो फेल कर सकता है, या नट जो है वो फेल कर सकता है, वो है वियर क्राइटेरिया। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वियरिंग कहाँ पे हो रहा है। तो वियरिंग जब हम मान लीजिए कि इस स्क्रू को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक टॉर्क लगा के इसको टॉर्सनल मोशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको टॉर्क लगा के टॉर्सनल मोशन देते हैं। तो फिर क्या होगा कि ये नट में भी क्या है? थ्रेड है, और स्क्रू में भी थ्रेड है, दोनों में थ्रेड है। और नट का थ्रेड स्क्रू थ्रेड के ऊपर में ये इंगेज्ड है, दोनों का ही थ्रेड जो है एक दूसरे में क्या है? इंगेज्ड है। मतलब हो गया कि सिलिंड्रिकल कोर पार्ट को छोड़ दिया जाए और ये इसका जो थ्रेडेड पार्ट को सिर्फ लिया जाए। ठीक है, तो ये सरफेस है ना, और इधर से हमको जो है यहाँ से ये दिख रहा है। मतलब ये जो सरफेस है, ये सरफेस एक्चुअली में ये क्या है? पूरा राउंड है ना। इमेजिन कीजिए कि स्क्रू और नट कैसा होता है? गोल होता है, सर्किल में है। अब यहाँ पर चूंकि हम इसका फिगर 2D में बना रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ये रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। तो आधा इधर दिख रहा है और आधा इधर दिख रहा है ना। लेकिन ये है क्या? ये यहाँ भी है और इसके बैक साइड में भी है। ये पूरा चारों तरफ से स्क्रू का थ्रेड जो है और नट का थ्रेड जो है, ये दोनों ही थ्रेड एक दूसरे के ऊपर क्या है? रबिंग एक्शन में है। तो हम लोग यहाँ पर वही रबिंग एरिया निकालेंगे कि कितना एरिया जो है वो अंडर रबिंग एक्शन में है। तो ठीक है, तो डी इसका नॉमिनल डायमीटर है। तो डी मतलब हो गया कि ये पूरा आउटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये स्क्रू का सबसे आउटर मोस्ट हो गया। ये स्क्रू के लिए नॉमिनल डायमीटर जो है सबसे आउटर मोस्ट डायमीटर होता है। और जबकि नट के लिए बात करें तो नट का थ्रेड जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। नट का थ्रेड यहाँ तक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये थ्रेड जो है, ये डायमीटर था नट के लिए। ये एक्सटर्नल हुआ और ये इंटरनल हुआ। बात आ गई समझ में कि अगर नट की बात करें तो उसके थ्रेड के लिए ये सबसे लार्जेस्ट उसका होगा। ये इसका रूट पार्ट कहलाता है। ये जो यहाँ का जो पार्ट होता है इसका, ये रूट पार्ट कहलाता है नट का। ठीक है। तो इंटरनल है, ये इंटरनल है। तो इंटरनल के लिए अगर हम लोग यहाँ से मापेंगे तो यहाँ पर इसका कोर डाया मतलब हो जाएगा। ये स्क्रू का कोर हो गया। यहाँ पर ये स्क्रू के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? कोर है। और यहाँ तक नॉमिनल है। तो स्क्रू के लिए थ्रेड पार्ट इतना ही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक थ्रेड पार्ट। सिमिलरली इस साइड भी ये हिस्सा क्या है? थ्रेड पार्ट है। ठीक है, तो थ्रेड पार्ट है। तो अगर हम ये पूरा का पूरा एरिया अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर बियरिंग एरिया कितना हो जाएगा? यहाँ पर बियरिंग एरिया जो हो जाएगा, बियरिंग कहते हैं, BEARING। बियरिंग एरिया जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा π/4। ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर है कितना? D। तो ये D का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ से लेकर के ये DC है ना। तो -DC का स्क्वायर। मतलब सिर्फ हम किसको लिए हैं? ओनली थ्रेडेड पोर्शन को, सिर्फ थ्रेडेड पोर्शन को लिए हैं। जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक स्क्रू का, इसको छांट दिए। हम सिर्फ इतना एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चारों साइड में है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर दो ही साइड में, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? पूरा राउंड है ना। तो बियरिंग एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा? π/4 D² माइनस DC स्क्वायर। ये किसके लिए? तो ये फॉर वन थ्रेड के लिए, ये एक थ्रेड के लिए इतना एरिया क्या है? बियरिंग में है। एक थ्रेड के लिए π/4 D² माइनस DC स्क्वायर, ये जो एरिया है वो सिर्फ एक थ्रेड का बियरिंग एरिया है। अब यहाँ पर जितना थ्रेड नट और स्क्रू का इंगेज्ड होगा एक बार में,
उतना एरिया जो है तो मतलब बियरिंग के अंदर होगा। तो अगर हम लोग एज्यूम कर ले यहाँ पर कि कोई एक जेड जो है तो क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज्ड, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज अगर जेड है किसका, स्क्रू इंगेज्ड विथ नट, नंबर ऑफ थ्रेड इंगेज्ड विथ नट, अगर स्क्रू का नंबर ऑफ स्क्रू थ्रेड इंगेज्ड विथ नट, नट के साथ स्क्रू का जितना, स्क्रू में तो ढेर सारा थ्रेड होता है ना, लेकिन जितना जितना नंबर ऑफ थ्रेड नट के अंदर है उतना ही थ्रेड न सिर्फ बियरिंग में होगा, बाकी जो नट से बाहर है थ्रेड उस पर तो कोई असर ही नहीं है, उस पर तो ना तो किसी प्रकार का लोड है और ना ही किसी प्रकार का कोई बियरिंग है। बियरिंग और जो लोड है वो दोनों ही दो उसी थ्रेड के ऊपर है जो थ्रेड नट के अंदर में है। तो यहाँ पर हम जेड को ध्यान से और यहाँ पर याद रखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्रू थ्रेड नहीं लेना है, सिर्फ जितना थ्रेड नट के साथ इंगेज है उसका वैल्यू है जेड। तो टोटल जो यहाँ पर बियरिंग एरिया, यहाँ पर टोटल बियरिंग एरिया जो हो जाएगा, बियरिंग एरिया वो सिंपल चीज है कि एक थ्रेड का है पाई/4 डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ये एक थ्रेड का हो गया, तो इसको हम लोग जेड से गुना कर देंगे जितना इंगेज है, तो टोटल बियरिंग एरिया हो गया, है ना। तो स्वाभाविक है कि टोटल बियरिंग एरिया निकल गया, तो अब हम लोग यहाँ से क्या निकाल देंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल देंगे कि इसका पूरे पावर स्क्रू का जो बियरिंग स्ट्रेंथ है वो कितना हो जाएगा, तो जितना हमारा लोड है अब बाय एरिया पाई/4 डी स्क्वायर माइनस डी सी का स्क्वायर है इंटू जेड, ये हो गया क्या, बियरिंग स्ट्रेंथ हो गया, W बाय पाई/4 डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर इंटू जेड। तो इस तरह से हम यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेंथ की मान निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि ये जो हमको बियरिंग स्ट्रेंथ का मान जो कैलकुलेट करके आया है वो हमारा उसके जो बियरिंग स्ट्रेंथ क्या है, परमिसिबल है, जो परमिसिबल है उससे छोटा है या नहीं। अगर ये हमारे द्वारा कैलकुलेटेड बियरिंग स्ट्रेंथ उस पावर स्क्रू के परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेंथ से कम है तो फिर ये डिजाइन हमारा क्या है, सेफ है ना। तो इस तरह से हम बाय बियरिंग करेक्ट क्राइटेरिया के थ्रू हम नट और स्क्रू की क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो टाइप का डिजाइन का क्राइटेरिया है बकलिंग क्राइटेरिया, जैसा कि हम बता दिए कि बकलिंग क्राइटेरिया जो होता है ये बेसिकली हमारा यूज होता है लॉन्ग स्क्रू के लिए। अगर स्क्रू काफी लंबा है, ठीक है, तब जाकर के बकलिंग क्राइटेरिया जैसा कुछ फेल्योर आएगा। बकलिंग क्राइटेरिया में जैसे कि हम इसमें स्क्रू को हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्रू को एक लॉन्ग कॉलम मानते हैं, मतलब डायमीटर उसका छोटा होगा और लेंथ जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और ऐसे केस में तब इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। कॉलम का मतलब ये होता है कि जो लेंथ होती है बीम का वो उसके डायमीटर या के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा होता है ना। और इसके ऊपर जो है किस तरह का लोड लगता है, कंप्रेसिव लोड लगता है। तो स्क्रू पर भी तो कंप्रेसिव लोड लग ही रहा है। अगर ये स्क्रू की लंबाई काफी बड़ा है तब जाकर के यहाँ पर बकलिंग का चांस आएगा। बक्कल, अगर कोई भी स्क्रू बक्कल होता है मतलब हो गया कि वो इस तरह से ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये थोड़ा बकलिंग कर जाएगा। अगर लॉन्ग कॉलम है तो हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि लॉन्ग कॉलम पर अगर बहुत ज्यादा कंप्रेसिव लोड लगती है तो वो बक्कल कर जाता है ना। तो अगर ऐसा कुछ गिवन रहेगा कि लॉन्ग कॉलम है तो फिर हम बकलिंग से भी चेक करेंगे। और बकलिंग के चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूलर्स इक्वेशन यूज करते हैं। और यूलर्स इक्वेशन जैसे पढ़े होंगे, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल ई का स्क्वायर, है ना। पाई ई जो है यंग मॉडुलस हो गया स्क्रू का, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, एल ई जो है ये क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है किसका,
तो अगर ये दोनों ही पोर्शन अगर हिंज्ड पार्ट है तो एल ई जो है उसके एल के बराबर ही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का हम इस इक्वेशन से भी अगर बकलिंग को चेक कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये जरूरत तभी होता है जब स्क्रू क्या हो, लॉन्ग कॉलम के रूप में हो, तभी हो। और नहीं तो ऐसे बस हम लोग दो क्रिटेरिया जो है, स्ट्रेंथ क्रिटेरिया और बियरिंग क्रिटेरिया से हम स्क्रू के डिजाइन को चेक कर लेते हैं। अगर वो उसके परमिसिबल से लोअर हो रहा है तो फिर वो स्क्रू जो है उस लोड डब्लू को उठाने में सक्षम है, वो पूरी तरह से सेफ है। फिर हम इसी से हम उसकी डायमेंशन को भी निकाल लेते हैं। तो ये था हमारा पावर स्क्रू और उसका नट का डिजाइन, है ना। फेल्योर का, फेल ना करे उसका हम डिजाइन पढ़ लिए।